सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत का आपको थर्ड चैप्टर कराने जा रहा हूँ, जो है हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा इसे, तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। मैं ऐसे वैसे कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी करा दूँगा, क्योंकि आपको समझाना भी होता है ना। मेरा पहला ही जो टास्क यही है कि हर एक बच्चे को समझ में आए, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में उसे समझा सकूं। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अवर कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इंट्रोडक्शन देखता हूँ पहले तो मैं। देखो, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स मतलब कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन जानते हैं पहले तो क्या। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया के लगभग लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। किसी से कुछ पॉइंट ले लिया, किसी से कुछ पॉइंट ले लिया, ऐसे करके हमने सभी कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़े थोड़े पॉइंट लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 1949। अच्छा, कब अडॉप्ट हुआ था ये तो बताया था आपको मैंने लास्ट वीडियो में, 1949 26 नवंबर को। एंड कम्प्लीटली ऑन, और जो कम्प्लीटली पूरी तरह से जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस करे गए। वेरियस चेंजेस वॉज अकर्ड बाय सेवरल अमेंडमेंट एक्ट। तो ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट। तो अमेंडमेंट एक्ट का मतलब बताया था पिछले वीडियो में आपको। क्या होता है अमेंडमेंट का मतलब? अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ चेंजेस करे गए। ऐसे बहुत सारे चेंजेस करे गए समय के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखते हैं, तो कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट करे हुए हैं, जो देखते हैं कौन कौन से हैं वो। अभी तक जो टोटल अमेंडमेंट हो चुके हैं वो हैं 104। ठीक है, याद रखना, अभी जो टोटल अमेंडमेंट हुए हैं वो हैं 104 टोटल अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, हम देखते हैं कौन कौन से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखो, 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में। ठीक है, ये किस लिए हुआ था? फॉर द रिस्ट्रक्चर्ड इंडिया स्टेट्स फ्रेमवर्क एंड पेव्ड द वे फॉर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 रिमूव्ड पार्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था ये इसलिए लाया गया था जो हमारी स्टेट है उसे दोबारा, उसकी बाउंड्रीज को दोबारा एक्सचेंज कर सके, मतलब रिस्ट्रक्चर कर सकें। कि पहले क्या थी, पहले बहुत बड़ी बड़ी स्टेट थी हमारी, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल हमारे पहले कितनी स्टेट थी? लगभग 16 स्टेट थी, और आज के टाइम पे कितनी है? 28 है। तो उन्हें हम रिस्ट्रक्चर करके ही उन्हें करा है हमने। तो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट किस लिए आया था? अब देखो, 42nd अमेंडमेंट एक्ट किस लिए आया था? तो 14th अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो बोलता है वो बोलता है, इसे हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमने चेंजेस करे थे। इसके अंदर 42nd एक्ट ऑफ 1976 के अंदर हमने बहुत सारे चेंजेस करे थे, जिस वजह से इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, वो था स्वीपिंग सेट ऑफ चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे लाए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने बहुत सारे चेंजेस लाए थे। देखो, इट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, और ये लगा था कब था? ये कब आया था? ये आया था आपका इमरजेंसी पीरियड में। अच्छा, मुझे बताना जिसको पता है कि इमरजेंसी हमारे देश में कब लगी थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक लगी थी, मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अच्छा, 1975 से लेकर 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, और क्यों लगी थी जिसे पता है मुझे बता देना। ठीक है, बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर इंदिरा गांधी लीडरशिप। इसके अंदर उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थी, वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो सरकार थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो थी हमारी इंदिरा गांधी जी थी, जिनकी वजह से इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, अब देखो, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में। इसने क्या करा था? टू रिस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स प्री एमरजेंसी स्टेट्स। ठीक है, कि मतलब कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो एमरजेंसी, मतलब कि एमरजेंसी लगा सकता है एमरजेंसी के दौरान भी। ठीक है, ये इसमें बोला गया था, इसलिए आया था। अब देखो, एक आया था हमारा 73 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इसमें क्या बोला था? टू इम्प्रूव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इन इंट्रोडक्शन एंड इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द पंचायती राज इन द रूरल एरियाज एंड द नगर पालिकाज इन द अर्बन एरियाज। ठीक है, तो पहले क्या होता था? ठीक है, ये तो 1992 में आया था। देखो, पहले क्या होता था स्टार्टिंग में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने क्या करा था? हमने खाली स्टेट गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी।
सेंट्रल गवर्नमेंट जो था हमारा पार्लियामेंट था, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो हमारी आपको पता ही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अलग, सीएम वीएम वगैरह वो अलग थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 73 अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसने क्या बोला भाई, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो जो नीचे के जो लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, उनको कौन देखेगा, ठीक है। उनका भी तो ऊपर उठना ज़रूरी है, ठीक है। तो उन्हें कौन देखेगा, तो इसके लिए 73 अमेंडमेंट एक्ट आया गया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और इसमें क्या बोला कि हम क्या करेंगे, एक छोटी सिस्टम ऑफ मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, इसे बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोकल गवर्नमेंट, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो काम करती है, इसे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या करा, सिस्टम ऑफ पंचायती राज, विलेजेस में पंचायती राज, रूरल एरियाज़ में पंचायती राज लगाया, और नगर पालिका लगाई अर्बन एरियाज़ में, मतलब सिटी में, शहरों में। अर्बन एरिया मतलब शहर, और रूरल एरियाज़ मतलब विलेजेस। तो विलेजेस में इन्होंने पंचायती राज लगाया, जिससे कि लोकल गवर्नमेंट की तरह ये काम कर सकें, लोकल बॉडीज़ बना दी गई, ठीक है। और जो हमारे शहर में थे वो लगाया उन्होंने नगर पालिका। अच्छा अच्छा, एक केस था जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आप पूरी लक्ष्मीकांत में बस पढ़ते ही रहोगे, ये हर चैप्टर में आपको कहीं ना किसी रूप में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। तो केशवानंदा भारती केस था ये। इसमें एक स्वामी जी थे, ठीक है। जो स्वामी जी थे, तो भाई क्या हुआ, तो उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। तो ज़मीन जब हथिया रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, और कुछ लोग ऐसे ही थे जिनके पास ज़मीन भी नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे हटा के दूसरे सेक्शन में डाल दिया था। आगे उस इसी पॉलिटी में पढ़ाऊँगा आपको। तो इसमें क्या हुआ था, जो केशवानंद भारती केस है, इसके अगेंस्ट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया था, ठीक है। तो इस केस में इन्होंने क्या बोला कि देखो सुप्रीम साहब जी, मतलब जो भी उस टाइम के जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है कि इन्होंने बेफालतू में मेरी जो ज़मीन है वो हथिया ली, लेकिन जबकि ये कोई राइट नहीं बनता उनका, ठीक है। किसने, मतलब गवर्नमेंट ने ही हथियाई थी, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलती है हाँ भाई, क्या तो तुम सही रहे हो यार, करा तो उन्होंने गलती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट अनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को पावर तो मिलती है 368 से, ठीक है, कि वो कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे, ओवरराइड करे, ठीक है। अगर कोई वैसा भी ऐसा एक्ट जो आएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगेंस्ट में खड़ा होगा, या फिर उसे अपोज करने की कोशिश करेगा, तो वो नेगलेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अपना आप ही, ठीक है। तो ये इस केस में बोला गया, केशवानंदा भारती केस में। अच्छा, आप पूछोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं कभी, ठीक है। तो ये अभी तक भी पता नहीं है, कभी लिखे ही नहीं गए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे ही नहीं कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है। बस तो बस क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही चारा था, तो उन्होंने फंसा लिया इन्हें बोल के, सुप्रीम मतलब पार्लियामेंट को, कि भैया साहब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसे वो नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करोगे तो आप भी नल वाइड हो जाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये बोला था। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा उसमें आपको सारी जो आपकी वो है क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए खाली इतना समझो कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इतना बोला था कि अगर कोई भी ऐसा रूल, रेगुलेशंस या लॉ हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगा, अगेंस्ट में आएगा, तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, ये बोला था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे कुछ फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है बेसिकली। तो देखो सबसे पहला फीचर देखो कितना मज़ेदार है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज़्यादा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, हमारे इंडिया का ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लेंथी हमारे इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। देखते हैं, अब देखो ये क्या बोल रहा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। अब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है अमेरिकन का, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इंडिया का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे पास किताब है उसकी। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ब्रिटिश का, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कैसे है, ठीक है। तो ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में ये होता है कि वो कहीं लिख के नहीं रखते, वो बस अपना जैसे टाइम के हिसाब से नए नए लॉज निकालते रहते हैं, बस वही उन्हें फॉलो करते रहते हैं, और जैसे जैसे वो पुराने होते रहते हैं वो पुराने अपना भी रद्द होते रहते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन में ऐसा चलता है कि जो नए रूल बनाएंगे बस वही फॉलो होंगे, जो पुराने हैं वो तो ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनका अनरिटन होता है कॉन्स्टिट्यूशन।
ये ध्यान रखना कि रिटर्न होता है हमारे इंडिया का भी है, अमेरिका का भी है, ठीक है, और जो अनरिटर्न है वो है ब्रिटेन का, ब्रिटिश का। देखो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी कम्प्रीहेंसिव, एलाबोरेट एंड द डिटेल डॉक्यूमेंट। हमें पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है, ठीक है, इलेबोरेट है, एक एक चीज़ के बारे में, एक एक क्लॉज के बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है, हर किसी के काम के बारे में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ठीक है। ओरिजिनली 1949, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ओरिजिनली मतलब कहाँ से, contained a preamble 395 articles into 22 parts and schedules, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जब स्टार्टिंग में हमारा जो संविधान बना था उस टाइम पर जो हमारे आर्टिकल्स थे वो थे हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे उस टाइम पर, और 22 पार्ट में थे। कितने पार्ट्स में डिवाइड थे, डिवाइड टू 22 पार्ट्स, और 8 शेड्यूल थे उस टाइम पर। और अगर हम आज की बात करें एज़ पर अप्रैल 2024, ठीक है, मतलब 24 समझ लो या फिर अभी का समझ लो, मैंने लास्ट पूरा अपडेटेड नोट्स हैं, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब मैंने पूरा अपडेट करा है, पूरा सब कुछ देख के करा हुआ है। तो 2024 के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 448 आर्टिकल्स, ठीक है। कितने आर्टिकल्स हैं अभी हमारे पास, टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, और जो 25 पार्ट्स में डिवाइड है, और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो देखना शुरू में कितने थे, 395 आर्टिकल्स से 12 पार्ट्स में डिवाइड थे जो, और 8 शेड्यूल थे। लेकिन अब कितने हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट में डिवाइडेड है, और 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब देखते हैं, नो अदर कंट्रीज हैज़ सो मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल, ठीक है। और ये मतलब इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके पास इतने सारे आर्टिकल्स हैं और इतने ज़्यादा शेड्यूल है। बाकी किसी भी कंट्री के पास इतने ज़्यादा ना आर्टिकल है ना शेड्यूल है, ठीक है। अब देखो जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है, अमेरिका का है। अमेरिका का कितना है, बस 7 आर्टिकल है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ओनली 7 आर्टिकल्स। आप सोच सकते हो 7 आर्टिकल, खाली 7 आर्टिकल्स में बात खत्म कर दी। ऑस्ट्रेलिया में है 128, चाइनीज़ में है 138, और कैनेडियन में 147, ठीक है। इतने बस आर्टिकल हैं, इतने में ख़त्म है उनका काम। और हमारे में कितने, 448 आर्टिकल है हमारे में, ठीक है। अब देखें 4 फैक्टर्स फॉर एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कि ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से जो हमारा क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना बड़ा साइज़ का है। एलिफेंटाइन साइज़ मतलब कि लार्ज साइज़, ठीक है, इतना इतना बड़ा साइज़ का है इतने बड़े साइज़ का है, इतने ज़्यादा पन्ने हैं और इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हैं उसमें। तो ऐसे क्या फैक्टर है, देखो सबसे बड़ा फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि जो हमारी इंडिया है कौन सी प्लेस पे आती है एरिया के वाइज में, मुझे बताना कौन से प्लेस पे आती है। आपको ये पता होना चाहिए, कमेंट करके बताना कि कौन से प्लेस पे आती है हमारी इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। सो दिस इज़ कि जो हमारे इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इज डाइवर्सिटी, और यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, मतलब हर एक कल्चर के आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो स्टेट है, इंडिया जो स्टेट है वो एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट है मतलब यहाँ पे हर धर्मों का सम्मान होता है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर धर्म मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी मतलब पावर में नहीं है। यहाँ पे हर धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी यहाँ पे इक्वल ट्रीट करे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड द डाइवर्सिटी, हमारी जो कंट्री वो थोड़ी बड़ी है और यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है, हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर कैसे, ठीक है, देखो हिस्टोरिकल फैक्टर ऐसे है क्योंकि जब हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसमें हमारे कितने आर्टिकल्स थे बताना ज़रा, उसमें हमारे कितने आर्टिकल थे, 300 समथिंग थे। मुझे कमेंट करके बताना, मैंने लास्ट वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही बताया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में आया था ये, ठीक है। तो उसमें से हमने टोटल जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, टोटल उसमें से डायरेक्ट उठा के हमने 254 हमने डायरेक्ट उठा के अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लिए। तो जो हमारा क्या बोलते हैं 1935 वाला आया था ना एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसमें लगभग 300 कुछ आर्टिकल्स थे, 300 प्लस लिख देता हूँ मैं, कुछ थे, ठीक है, जिसमें से हमने 254 डायरेक्टली जैसे कि तैसे ही उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लिए थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे। तो एक तो ये हो गया, हिस्टोरिकल फैक्टर था एक, ठीक है। अब देखो तीसरा फैक्टर क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ। अच्छा यहाँ पे बोथ का मतलब क्या हुआ, बोथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, जो बोथ है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को और
सेंटर को, क्योंकि जो हमारी जो इंडिया है, इंडिया में जो पावर डिवाइड्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो डिवाइड नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत का एक है, ठीक है। तो हमारी पावर किस में डिवाइड है, स्टेट में और सेंटर में, ठीक है। जबकि अगर हम अमेरिकन की बात करें तो वहाँ पे हर स्टेट का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। ये बात ध्यान है आपको कि हर अमेरिका में हर स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और स्टेट वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हमारे यहाँ सेंटर सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, हमारे यहाँ सेंटर के पास है। सेंटर चाहे तो जो मर्जी कर ले, ठीक है, सेंटर यहाँ पे सबका बड़ा भाई है। तो ये एक बात होगी, एक फैक्टर ये हो गया। अब देखो डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखो एक ये भी फैक्टर हो सकता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्यों। देखो क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लोग ऐसे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मिशनरीज थे। मिशनरीज मतलब कि लॉयर थे, पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। तो उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो लीगल लैंग्वेज होती है, वो थोड़ी अलग ही होती है। तो इसलिए से थोड़ा समझना बल्कि पड़ जाता है, मतलब बल्कि मतलब कि थोड़ा अफेक्टिव पड़ जाता है। डोमिनेंस ऑफ द लीगल मिशनरीज, तो जो मेजॉरिटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो लीगल मिशनरीज के ज़्यादा थे, जैसे कि लॉयर्स हो गए, आपके पॉलिटिशियंस हो गए, तो उनकी जो मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा थी। इसी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ये थोड़ा इतना लेंदी हो गया और इतनी ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में हुआ, ठीक है, जिससे कि नॉर्मल इंसान इसे समझ ही नहीं सकता पहली बार रीडिंग में, तो ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरा फीचर क्या है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। अलग अलग सोर्सेज से कैसे, मुझे बताना ज़रा। अलग अलग सोर्सेज से ऐसे है क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसमें से कुछ पॉइंट सेलेक्ट करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, ठीक है। तो वही था उसमें। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बैंड, एक ब्लेंड दिखता है, ब्लेंड समझते हो, एक स्लोप टाइप का दिखता है। कैसे कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक दो टाइप के होते हैं, कैसे, एक तो रिजिड होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल। अच्छा रिजिड कौन सा होता है और फ्लेक्सिबल कौन सा होता है। रिजिड तो वो होता है रिक्वायर्स स्पेशल प्रोसीजर, जिस स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर इट्स अमेंडमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं समझा देता हूँ, देखो अमेंडमेंट तो आपको पता ही है, चेंज करने के लिए। अब देखो रिजिड क्यों होता है, क्योंकि रिजिड वाला कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसके हमें आर्टिकल अगर हमें चेंज करना है, कुछ प्रोविजन या फिर कुछ लॉ उसके चेंज करने हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्या, मतलब बहुत ज़्यादा एक स्पेशल प्रोसीजर पास करना होता है कि भाई साहब आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब कि बहुत मुश्किल होता है, जल्दी से आप नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब कि सिंपल वे, आप सिंपल मेजॉरिटी प्रूफ कर दोगे ना, सिंपल मेजॉरिटी प्रूफ कर दोगे तो हाँ वो डायरेक्टली हो जाएगा। अगर सपोज करो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 100 बंदे हैं, तो उसमें से 100 में से 51 बंदों ने अगर ये बोल दिया कि हाँ भाई ये चेंज होना चाहिए, तो एकदम सिंपल वे से वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि वो ब्रिटेन का है। और हार्ड हो गया हमारा किसका, रिजिड किसका हो गया, अमेरिका का, ठीक है। तो ये है। अब जो हमारा इंडिया का है, तो बताना जरा इंडिया का कैसा है, हमारा रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है। तो अगर मैं बात करूँ, मैं बताऊँ आपको, तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एक्ट हैं जिन्हें आप रिजिड हैं, जो बहुत रिजिड हैं, जो चेंज हो ही नहीं सकते, जैसे हम फंडामेंटल, ठीक है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो इन्हें आप चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। और फ्लेक्सिबल भी हैं, क्यों, फ्लेक्सिबल कुछ इस तरह से हैं कि आप कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि आप उन्हें सिंपल मेजॉरिटी से भी प्रूफ करा सकते हो और पास करा सकते हो पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ऐसा है, देखो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड, ना ही ज़्यादा रिजिड है नॉर ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 249 के बारे में बात करते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पे आर्टिकल आने लगेंगे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। आर्टिकल बेसिकली कुछ नहीं, आर्टिकल होते हैं जो आपको लॉज होते हैं कि भाई ये रूल है, तो ये आर्टिकल में बहुत सारे रूल लिखे होते हैं एक आर्टिकल में, तो वही हम देखेंगे अब, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल 249 के अंदर वो बता रहा है कि किस तरह से हम मेजॉरिटी पास वगैरह, मतलब कि ये इसी के बारे में बता रहा है कि आप जो अगर कोई भी लॉ हटाना चाहते हो, अमेंडमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास पावर हैं, वो है आर्टिकल 249 के अंदर, ठीक है, और आर्टिकल 368 के अंदर हमारे पास पावर है कि हम क्या कर सकते हैं, उसे चेंज करा सकते हैं, अमेंड करा सकते हैं किसी भी आर्टिकल को, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। देखो आर्टिकल 249 क्या बोलता है, प्रोवाइड स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है, स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है टू अमेंड एक्ट्स को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए, एज स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द राज्यसभा मेंबर, दैट इज 2/3
ऑफ द प्रेजेंट एट दैट टाइम देन रिजोल्यूशन विल पास्ट। ये क्या बोल रहा है कि अगर 249 के तहत एक पावर तो है कि आप चेंज करा सकते हो, एक स्पेशल प्रोसीजर है, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से आप पास करा सकते हो, चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये बोल रहा है कि राज्यसभा में एक स्पेशल मेजॉरिटी से आपको पास कराना है, जिसमें क्या होगा स्पेशल मेजॉरिटी, देखो क्या होगा मैं बताता हूँ। ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रेजेंट होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो प्रेजेंट होने चाहिए वो होने चाहिए 2/3, मतलब सपोज करो अगर 90 हैं तो उसमें से लगभग 60 तो प्रेजेंट होने चाहिए, 2/3 होने चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट एट दैट टाइम मतलब वोटिंग के टाइम पे, देन रिजोल्यूशन विल पास्ट, तो वो पास हो जाएगा अगर इसमें से 2/3 की हमने हामी भर दी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज करो जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें 150 मेंबर है। पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा, इसमें राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। तो लगभग 150 मेंबर हमने एग्जाम्पल के तौर पे, अभी जो हैं वो कितने हैं मुझे कमेंट में बताना, बताता हूँ वैसे भी आपको। जो अभी हमारे राज्यसभा में मेंबर हैं वो हैं 243, ठीक है। तो आगे देखो, तो मैंने एग्जांपल लिया 150 मेंबर हैं, और अगर मैं बात करूं तो टू थर्ड होना चाहिए 150 मेंबर्स का। तो 2/3 कितना होगा, 100 मेंबर्स होंगे, 2/3 ऑफ द 150। तो ये इसके फेवर में होने चाहिए, मतलब इसे पास कराने के फेवर में होनी चाहिए। अगर ये इसके फेवर में है, 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर्स वॉज इन फेवर या फिर इज़ इन फेवर, देन द रिजोल्यूशन विल बी पास्ड। जो हमारा रिजोल्यूशन है वो पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो अमेंड है उसे आप करा सकते हो उसके बाद, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू मेक लॉ ऑन एनी स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स सो दिस राज्यसभा हैव टू पास द रिजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई सी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कोई नया नया लॉ बनाया जाए, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, अगर कोई स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पे बनाया जाए, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, देखो अब कुछ टॉपिक होते हैं जो डिवाइड होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, कि भाई साहब इन टॉपिक पे आप रूल बनाओ, लॉ बनाओगे, और इन टॉपिक पे हम रूल लॉ बनाएंगे, ठीक है। और जो सेंटर होती है वो जो लॉ बनाएगी वो पूरी पूरी स्टेट पे ही लागू होगा, ठीक है। और जो स्टेट के जो लॉ होंगे वो खाली स्टेट पे लागू होंगे। और कुछ एक ऐसे भी होता है, एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें कि दोनों की राय, दोनों की सलामती के साथ ही लॉ बनते हैं। अब देखो 368 के अंदर आर्टिकल में एक पावर और है हमारे पास पास कराने की, अमेंड करने की, ठीक है, एक्ट को। तो क्या है, प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। जो आर्टिकल 368 है इसके अंदर 2 टाइप के हमारे पास क्या मिलते हैं, 2 टाइप के हमारे पास अमेंडमेंट पास कराने की मिलती है। 2 टाइप की अमेंडमेंट हैं, कौन कौन से बताया इसने। एक है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउसेज से, राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों से पास होना चाहिए। और कैसे बता दे, देखो कैसे, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए मेंबर्स की पार्लियामेंट में वो होनी चाहिए 2/3। वही अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, मतलब कि प्लस दैट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स। देखो सपोज करो, एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको, इसमें क्या बोला। देखो सपोज करो टोटल मेंबर है हमारे 545, ये हमारे आज के टाइम पे इतनी सीट्स हैं हमारे लोकसभा में, ये ध्यान रखना, इतनी टोटल सीट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो टोटल मेंबर हमने मान ली कि भाई इतने हैं, टोटल सीट जो इतनी है 545 है, और उसमें से प्रेजेंट कितने हैं, उसमें से 480 तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि मेजॉरिटी में कितनी चाहिए, 2/3 ऑफ द, हमें प्रेजेंट मेंबर की 2/3 चाहिए। ये सपोज करो कि 480 है तो हम इसका 2/3 निकालेंगे जिसको जो होगा 160, ठीक है। 160 होगा, कितना होगा 160 नहीं 320 होगा इसका 2/3, ठीक है। तो ये मेंबर्स इन फेवर होंगे, इतने सारे इतने लोग, मतलब कि कितने प्रेजेंट है, 480 में से 320 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, उसके फेवर में होने चाहिए कि हाँ भाई साहब ये पास करा दो, इसे वोटिंग में यस होना चाहिए, तब जाके ये जो अमेंडमेंट है वो पास होगा। और प्लस इसके साथ एक और है क्या, कि 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स में से जैसे टोटल मेंबर कितना था हमारा 545, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 272, ठीक है। तो हमने अप्रॉक्स करके 273 कर लिया। तो
टोटल मेंबर्स में से जो हमारा निकल के आएगा वो ज़्यादा होना चाहिए, 50+ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा 320 निकल के आया, लेकिन हमें चाहिए कितने थे, मिनिमम हमें इतने चाहिए थे, लेकिन हमारा 320 निकल के आया, इसका मतलब ज़्यादा है, तो हाँ ये पास हो जाएगा, ठीक है। टोटल मेंबर्स में से जो 2/3 निकल के आएगा वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा ये होना चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ से 50% से ज़्यादा होना चाहिए 2/3 जो उसका निकल के आएगा, तब जाके रिजोल्यूशन पास होगा, तब ये बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। अब देखो ऐसा ही एक और होता है, सेम एज़ फर्स्ट, मतलब इसी की जैसी प्लस, मतलब एक तो यही प्रोसीजर हो गया पूरा का पूरा, एटलीस्ट 50%। अब ये क्या बोल रहा है कि इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ इसे क्या चाहिए, 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज इन फेवर। अब टोटल कितनी स्टेट लेजिस्लेटिव है, हर स्टेट के बाद अपनी एक स्टेट लेजिस्लेटिव है, 28 स्टेट है, तो 28 ही हमारे पास क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव है। तो उसमें से 50%, 50% कितना होगा 28 का, 14। अब 40 मतलब कि 50% प्लस, मतलब कि 14 है ना, तो 14 मतलब 15 चाहिए। 15 स्टेट लेजिस्लेटिव पर्सन जो असेंबली है उसके मेंबर्स के हमें हम ही चाहिए कि हाँ हम इसके फेवर में हैं, ठीक है। इसके साथ साथ किसके साथ साथ, इस वाली मेजोरिटी के साथ साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हमें ये भी चाहिए, ठीक है। तब जाके वो रिजोल्यूशन अमेंडमेंट पास हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो बेसिकली लास्ट वाले में हमें क्या बताया गया, लास्ट वाले में ये बताया गया कि हम किस तरह से अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही ज़्यादा रिजिड है ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ना ही आप इजी से उसमें लॉ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, लॉ बता रहा हूँ, लॉ अमेंड कर सकते हो, और ना ही इतनी जल्दी हटा सकते हो, कोई नया रूल बना सकते हो, ठीक है। अब देखो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ठीक है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब देखो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेंटर और स्टेट में, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इंडिया हैज़ बोथ फीचर ऑफ बोथ। अब इंडिया के पास दोनों फीचर है। अब देखो यूनिटरी, एक तो फेडरल हो गया कि दोनों एक साथ रहती हैं, बोथ एक साथ, मतलब कि जैसे स्टेट प्लस सेंटर दो फॉर्म में डिवाइड रहती हैं, ठीक है। और यूनिटरी हो गया कि बस खाली सेंटर के पास है तानाशाही, पूरी सेंटर के पास ही पावर है, सेंटर ही है माई बाप जिसका है सबका, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जो हमारे इंडिया में है वो क्या है कि हमारे पास दोनों का मिक्सअप है, ठीक है, हमारे पास दोनों का मिक्सअप है। अब देखो कैसे वो बताते हैं। देखो फेडरल सिस्टम क्या होता है, फीचर्स, टू गवर्नमेंट, ठीक है, अब जैसे मैंने बताया टू गवर्नमेंट, टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इस्तेमाल होती है, जैसे कैसे, एक तो हमारी सेंटर में होती है और एक होती है यूनियन ने बोला सेंटर को, ठीक है, एक हमारे सेंटर में है गवर्नमेंट, एक हमारे स्टेट में है, ठीक है। अच्छा डिवीजन ऑफ पावर। अब देखो इसमें जो पावर होती है ना, इसमें कुछ पावर तो हमारे सेंटर के पास होती है, ठीक है, और कुछ होती है हमारे स्टेट के पास, मतलब कुछ होती है हमारी यूनियन के पास, कुछ होती है हमारे स्टेट के पास। अच्छा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीमेसी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, ना सेंटर है ना स्टेट है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, ठीक है, ना ही सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है, ये बोला। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत रिजिड है, अभी हमने पीछे देखा, ठीक है, इजिली वो नहीं हो सकता। और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड बाइकैमरलिज्म, ठीक है, बाइकैमरलिज्म मतलब कि जो हमारे पार्लियामेंट है, जो हमारा लेजिस्लेटिव हाउस है, पार्लियामेंट क्या है हमारा, लेजिस्लेटिव हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो दो उसमें डिवाइड है, एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। जो हमारा अपर हाउस है उसे बोलते हैं हम राज्यसभा, और जो लोअर हाउस है उसे हम बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब हर स्टेट के पास अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, बट एवरी स्टेट डज नॉट हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव तो हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हर स्टेट के पास होती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हर किसी स्टेट के पास नहीं होती। अच्छा टोटल इंडिया में कितनी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है मुझे कमेंट में बताना, टोटल 6 स्टेट्स के पास है, मुझे उसके नाम कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। तो देखो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये तो होती है क्या, विधानसभा, और जो ये होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये होती है विधान परिषद, ठीक है। तो परिषद जो है बस खाली 6 राज्यों के पास है, मुझे कमेंट बताना कौन कौन से हैं वो राज्य। देखो वैसे मैंने यहाँ पे बता ही रखे हैं, इन इंडिया देयर आर 6 स्टेट्स
हैज़ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे बोलते हैं विधान परिषद, अभी मैंने बताया आपको। जैसे कि आंध्र प्रदेश के पास है, कर्नाटक के पास है, तेलंगाना के पास है, महाराष्ट्र के पास है, बिहार के पास है और यूपी के पास है। पहले जम्मू और कश्मीर के पास थी, लेकिन अब वो हटा दिया गया, अब उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास करंटली कितने स्टेट के पास है? 6 स्टेट के पास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो अब देखो यूनिटरी सिस्टम। अब जो हमारा इंडिया है उसमें यूनिटरी सिस्टम लगता है। देखो फेडरल सिस्टम तो हमने जान लिया। फेडरल सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट दो फॉर्म में डिवाइड होती है। ठीक है, एक सेंटर में, एक उसमें स्टेट में। तो उनकी जो पावर है वो डिवाइड होती है, और जो पार्लियामेंट है वो भी 2 बार में डिवाइड होता है, जिसे हम बाइकैमरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें सब शेयर करते हैं पावर। अब देखो यूनिटरी सिस्टम मतलब कि सेंटर के पास ही ताकत है, सेंटर सबसे स्ट्रांगेस्ट, सेंटर ही सबका पिताजी है। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग सेंटर, यहाँ पे क्या होगा? सेंटर स्ट्रांग होगा, सेंटर स्ट्रांग होगा। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, सेंटर में भी स्टेट में भी। ठीक है, सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप होगी। ठीक है, सिटीजनशिप मतलब, तो जैसे तो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जो अमेरिका है ना, तो अमेरिका में स्टेट की अलग सिटीजनशिप की होती है, और अमेरिका की अलग सिटीजनशिप होती है लोगों के पास। मतलब कि अमेरिका है, अब अमेरिका के जितने भी नागरिक होंगे, जितने भी लोग होंगे, तो उनके पास दो दो सिटीजनशिप होगी। ठीक है, अब दो किस किस की होंगी? एक तो जहाँ पे जिस स्टेट में वो रहते हैं वहाँ की होगी, और एक खुद अमेरिका की होगी कि हम इस नेशन से हैं। और ये जो स्टेट वाली होगी वो बताएंगी कि हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अमेरिका के लोगों के पास दो सिटीजनशिप होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है, सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है, और सेंटर हमारे यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेटेड, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं किसी को रोकता है, सब यहाँ पे फ्री है, सब इक्वल है। ठीक है, सबको ऐसा बोलता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, जो जुडिशरी है वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड मतलब कि एक दूसरे, डिवाइडेड भी है और जुड़ी हुई भी है। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ी हुई। जैसे कि जो सबसे पहले जुडिशरी समझते हो ना, जुडिशरी का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडीज़, जो जस्टिस करती हैं। ठीक है, जस्टिस करती है, सुनाती है कि हाँ भाई ये सही है, लॉ को देख के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के बताती है कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है। तो उन्हें बोलते हैं जुडिशियरी बॉडी, लॉ बॉडीज़ जिसे बोलते हैं। जैसे कि हमारे कौन हो गए? जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज। अब देखो कैसे हैं ये इंटीग्रेट, जुड़े कैसे हैं, देखो बताता हूँ। सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी, क्या आती है? लोकल कोर्ट आती है। ठीक है, उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, उसके बाद क्या आती है? स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गई। उसके बाद क्या आती है? हाई कोर्ट आती है। उसके बाद क्या आती है? सुप्रीम कोर्ट आती है। और जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो इन सब की माई बाप होती है। अब ये जितने भी कोर्ट हैं, ये जो अपने एंड में कंक्लूजन में जो बोलती हैं, तो वो मतलब कि वो समझ लो कि वो लागू होना ही होना है, वही रूल है, वही रूल है, मतलब कि वही माना जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने ये दिया है डिसीजन अपना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के ही दिया है। अगर इनसे कुछ गलती हो जाती है तो जो उनके ऊपर वाली जो कोर्ट होती हैं वो उसे सही करती हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो, अगर आप लोअर कोर्ट में हार गए तो आप क्या करो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, अगर डिस्ट्रिक्ट में हार गए तो हाई में जाओ, हाई में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अब जो सेंटर है हर स्टेट में अपना एक गवर्नर बिठाता है। ठीक है, हर स्टेट का अपना एक गवर्नर होता है। तो उस जो सेंटर है, सपोज को सेंटर ये माए बाप है, अब ये स्टेट हैं बहुत सारी, तो हर एक स्टेट को एक गवर्नर देगा, सेंटर प्रोवाइड करेगा। अब जो गवर्नर होगा वो सेंटर से काम करेगा, मतलब सेंटर ही इसको वो देगा, ऑर्डर देगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हमें बताना। ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली आप, मैं ऐसा समझा सकता हूँ कि जो गवर्नर हैं वो स्टेट के मॉनिटर हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। अब जो हमारा इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? अच्छा मुझे बताओ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? फेडरल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड है, या फिर ये यूनिटरी है, मतलब कि सेंटर के पास ही पावर है? बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, वो तो हमारा दोनों ही फंक्शन करता है। कैसे कि वो फेडरल भी है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, बोलते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, दिल से तो हिंदुस्तानी है, तो वही वाली बात है कि फेडरल भी है। फेडरल कैसे है? क्योंकि जो हमारे यहाँ पावर है वो डिवाइडेड है स्टेट में और सेंटर में। और यूनिटरी कैसे है? यूनिटरी ऐसे है क्योंकि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है,
सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, बड़ा भाई है सेंटर, भले माँ बाप नहीं है लेकिन बड़ा भाई है, ठीक है। और और कैसे, और सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे भारत का, पूरे इंडिया का। अब देखो ये बताते हैं कैसे। अभी कुछ पॉलिटिशियंस हैं, अब इन्होंने कुछ बोला है, क्या बोला है, कुछ कमेंट करा है। देखो केसी वेयर ने बोला है कि ये क्या है, क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब कि हाफ, सेमी, हाफ बोल लो या सेमी बोल लो, तो ये हाफ, जो हमारा इंडिया है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, क्वासी फेडरल है, आधा फेडरल है, ठीक है। फिर ये मॉरिस जॉन्स, इन्होंने क्या बोला, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है। ये क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ग्रेविल अगस्टिन ने क्या बोला, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है। बस ऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेटिव हैं, बस कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आइवर जेनिंग ने क्या बोला, फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, सेंट्रल को यहाँ पे पावर दे के आप फेडरल बनाते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है जो आपके यहाँ है। ये क्या बोल रहा है कि जो आइवर जेनिंग ने बोला, जो फेडरेशन है, फेडरेशन विद अ कॉन्ट्रल सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब सेंटर को आपने पावर दे रखी है और फिर भी आप फेडरेशन बताए हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये बोला आइवर जेनिंग ने। चलो आगे देखते हैं दूसरा फीचर। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। मतलब कि जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये भाई इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव। आपने पढ़ा है ना, छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं ये, जुडिशरी हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, लेजिस्लेटिव हो गई, आपने सारा काम पढ़ा हुआ है। तो फिर मैं बता देता हूँ मोटा माटा। देखो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो भी लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उन्हें इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। उन उन्हें लोगों को अवगत कराना, अगर वो उसका पालन कर रहे हैं ठीक है, और जो उनका पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट करना, पनिश करना, वो काम होता है हमारा एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। और जो लॉ बनाते हैं, जो अमेंडमेंट करते हैं लॉ में समय के अकॉर्डिंग, वो कौन होती है, लेजिस्लेटिव। तो जो लॉ बनाने का काम है वो लेजिस्लेटिव बॉडी का है, और जो उनका जो लॉ हैं, जो बने हुए लॉ हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट कराने का काम है आपका एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो ये होता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न मिंस्टर, वेस्ट मिंस्टर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इसे हम वेस्ट मिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों बोलते हैं बताओ जरा। देखो अच्छा पहले बात तो मैं ये बताओ कि वेस्ट मिंस्टर कुछ याद आ रहा है। वेस्ट मिंस्टर जो है ना, वो ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री हाउस है, ठीक है। जैसा हमारा क्या है, हमारा पार्लियामेंट्री हाउस कहाँ है, बताना मुझे, आंसर पता होना चाहिए इसका। तो ऐसे ही जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का एक हाउस है जिसका नाम है वेस्ट मिनिस्टर, ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर नाम है उसका, ठीक है। वहाँ पर भी क्या है, एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। तो जो लोअर हाउस है, तो लोअर हाउस को क्या बोलते हैं वहाँ पर बोलते हैं लोअर हाउस को लेबर हाउस, ठीक है। और जो अपर हाउस है उसे बोलते हैं लॉर्ड हाउस, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, लोअर हाउस को हमारे यहाँ बोलते हैं लोकसभा, और जो अपर हाउस है उसे बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ सिस्टम इसे इसलिए बोला गया क्योंकि जो ब्रिटेन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से आया, जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ से आई है, ब्रिटेन से आई है। और जो ब्रिटेन का हाउस है उसे हम वेस्ट मिनिस्टर बोलते हैं, तो इसलिए वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। बिकॉज वेस्ट मिनिस्टर इज अ प्लेस इन लंडन वेयर ब्रिटेन पार्लियामेंट इज लोकेटेड, ठीक है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट जहाँ पे लोकेटेड है। इट इज़ ऑफन यूज्ड एज सिंबल, एक सिंबल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है इसे। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और इसे क्या क्या बोलते हैं, देखो इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी इसे बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जवाबदेही है, दोनों ऑर्गेन पार्लियामेंट्री जवाबदेही है, जितने भी स्टेट काम करेगी वो सारे का सारा उससे जवाब देंगे, किसे, सेंटर को, कि भाई आपने ऐसा करा तो ऐसा करा क्यों, हमें तो जवाब दो वरना निकलो, ठीक है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी से बोलते हैं। और कैबिनेट क्यों बोलते हैं, कैबिनेट होती है कि जो हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जितने भी, तो उन्हें एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक मिनिस्टर बना देते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, है ना। तो इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर भी से बोला गया, कैबिनेट गवर्नमेंट भी से बोला गया। अब देखो फीचर्स, इसके फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या होता है इसमें। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल प्रेसिडेंट
एंड रियल एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स मेजॉरिटी पार्टी रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो प्रेसिडेंट होता है आपका, नॉमिनल मतलब कि नाम का, नॉमिनल का मतलब होता है नाम का, नाम का, नाम का, नॉमिनल मतलब होता है नाम का। ठीक है, कि नॉमिनल मतलब कि नाम, नाम के लिए तो हमारे देश में सबसे बड़े जो करता धरता है वो है हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन जो असल में जो काम करते हैं वो कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, और जो मिनिस्टर के हेड है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी ही रूल करती है, जिसने अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दी पार्लियामेंट्री में वही रूल करेगी इंडिया पे। इंडिया पे मतलब कि इंडिया पे, पूरी कंट्री पे। ठीक है, जैसे कि हमारी कितनी टोटल सीट है, हमारी कितनी लोकसभा में, टोटल सीट है हमारी लोकसभा में 243। ठीक है, और इसमें से मतलब टोटल जो सीट है 545 है, उसमें से अभी जो फील्ड है वो है 543। तो इसमें से जितने भी मेजॉरिटी प्रूफ कर दी, मतलब कि अगर इसका हम हाफ करें 50% प्लस 1, जिसने भी ये मेजॉरिटी प्रूफ कर दी उसकी यहाँ पे पार्टी बन जाएगी। ठीक है, और उसी के ही मिनिस्टर्स क्या बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव। ठीक है, अब जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव कौन मतलब कि जितने भी मिनिस्टर वगैरह हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, और जितने भी काउंसिल्स मिनिस्टर सारे के सारे, ये सब जवाब दे हैं किसको, लेजिस्लेटिव बॉडी को, जो रूल बना रही है कि भाई साहब आप, हमने लॉ तो आपको बना के दिया है, लेकिन आप कर क्या रहे हो, आपको लग नहीं रहा कि काम हो रहा है नहीं हो रहा, आप ये क्या करवा रहे हो। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा कि क्या काम हो रहा है ये। तो इस तरह से ये क्या है, जवाबदेही है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है लेजिस्लेटिव बॉडी को जवाबदेह है, अगर काम करेगी तो ठीक, नहीं तो जाओ। लीडरशिप ऑफ द पीएम एंड सीएम। ठीक है, अब जो सेंटर में, जो सेंटर में सबसे हेड होता है तो वो होते हैं मिनिस्टर के, जो हेड होते हैं वो होते हैं पीएम, और जो स्टेट में हेड होते हैं वो होते हैं सीएम, मतलब कि चीफ मिनिस्टर सभी मिनिस्टर के। अब देखो डिसॉल्यूशन, जब क्या होता है किसी भी लोअर हाउस का, किसी भी लोअर हाउस मतलब कि लोकसभा का, अगर लोकसभा का डिसॉल्यूशन हो जाता है तो क्या होगा, तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, जब सरकार गिर जाती है, डिसॉल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, तो प्रेसिडेंट उठ के बोलते हैं कि भाई साहब, अपोजिशन पार्टी से बोलते हैं कि आप में से कोई ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे मेजोरिटी प्रूफ कर दे और अपनी सरकार बना के दिखा दे, अगर है तो मुझे बताओ। ठीक है, तो अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर देती है अपोजिशन पार्टी, तो उसे उसे बना दिया जाता है पीएम। उसके एक लीडर को, भाई आप अपने इसमें से टीम में से एक लीडर चुन लो और मुझे बता दो, मैं उसे पीएम बना देता हूँ। ठीक है, अब जब पीएम चुन जाता है तो पीएम बताता है कि अब भाई मेरे मिनिस्टर की बारी है, तो अपने मेंबर्स में से वो कुछ मिनिस्टर को चुनता है कि भाई इन्हें आप ना ये पोस्ट दे दो। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट होता है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनेशन ऑफ द पीएम, वो नॉमिनेट कर देता है मिनिस्टर्स को, काउंसिल मिनिस्टर को, फ्रॉम द मिनिस्टर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है सरकार गिरना। सरकार कब गिरती है, जब किसी पार्टी का मेंबर छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी खाली इतना ध्यान रखो, डिसॉल्यूशन मतलब सरकार गिरना। अच्छा, इवन दो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, बट देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, भले ही वो ब्रिटेन से आया है, लेकिन उसमें उसमें किस में, मतलब ब्रिटेन वाले में और हमारे इंडिया के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें कोई डिफरेंस है। देखिए वो क्या है, देखिए जैसे कि एग्जांपल के लिए, द इंडियन स्टेट हैज़ इलेक्टेड हेड रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक है, रिपब्लिक मैंने पीछे ही बताया था, रिपब्लिक मतलब कि सब, सारे के सारे लोग वो क्या हैं, ग्राउंड लेवल, मतलब कि इंसानों के द्वारा इलेक्ट होकर आए हैं। बट ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटिश स्टेट हैज़ हेरिटेटरीज हेड, मतलब मोनार्ची है वहाँ। जैसे कि मोनार्ची है मतलब कि अगर वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका ही बेटा आगे प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मोनार्क है। और लेकिन हमारे यहाँ क्या है, रिपब्लिक है, कि भाई साहब यहाँ तो नीचे से चुन के जाना पड़ेगा आपको ऊपर, आप डायरेक्ट सर पे जाके नहीं बैठ सकते हमारे, न जानना पहचाना आया मेरे मेहमान। ठीक है, तो वो वाला सीन नहीं है यहाँ। अच्छा, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम पीएम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, दैट वाई वी कॉल्ड इट प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। अब देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सरकार को चलाने में, दैट्स वाई वी कॉल्ड प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसे। अब देखो आगे देखते हैं।
अब देखो सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री, सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री, सोवेरेंटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। मतलब कि सोवेरेंटी मतलब आज़ाद बॉडी, हम किसी के बंधे हुए नहीं, किसी के गुलाम नहीं है, ठीक है, इसका मतलब होता है सोवरेन। एंड जुडिशियल, जुडिशियल मतलब कि रिव्यू करना, रिव्यू करना क्या क्या सही है क्या गलत है। जुडिशियल सुप्रीमेसी, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीमेसी है, मतलब कि उसने जो बोलते फाइनल की जो सही है, जो गलत है, ठीक है। तो ये है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री। अब देखें क्या है, तो पार्लियामेंट्री सोवेरेंटी, पार्लियामेंट्री सोवेरेंटी मतलब पार्लियामेंट के पास आज़ादी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी इन द सेंस कि उसे मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी उसके लिए, और जो मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे स्पेशल मेजॉरिटी से प्रूव करनी पड़ेगी, या फिर एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी से, एफिशिएंट मेजॉरिटी से प्रूव करनी पड़ेगी, सिंपल मेजॉरिटी से, तो उसके पास भी उसे प्रूव करना पड़ेगा दोनों हाउस में, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है, आज़ाद है, ठीक है, किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। जुडिशियल सुप्रीमेसी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब जो हमारी इंडिया है, अब देखो ये क्या है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ब्रिटिश क्या है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो अमेरिका में है, कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगी वो फाइनल है। और पार्लियामेंट, और ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट है स्ट्रॉन्ग। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट कैन cancel any resolution if it is seems to be violate any basic structure of the constitution, but in India supreme court powers were narrower the USA। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि भारत के पास क्या है, भारत के पास अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है, अवहेल कर रहा है, या फिर उसके अपोज कर रहा है, उसे अपोज कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, नेगलेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसे हटा सकती है, नेगलेक्ट कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है, ख़त्म कर सकती है उस रिजोल्यूशन को, ठीक है। मगर ये बोल रहा है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो है, लेकिन इतनी नहीं है कि जितना यूएसए के पास है, कि जो उसने बोल दिया गलत को भी अगर वो सही बोलते तो वो सही है, इतनी पावर नहीं है, वो भी देख के बोलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोलेगी, ठीक है। तो इंडिया के पास सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो है, सुप्रीम तो है वो, लेकिन इतनी पावर नहीं जितना यूएसए के पास है, ठीक है, तो ये बोला इसमें। अच्छा, तो तीसरा पॉइंट, यूएसए, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड किससे, जो हमें क्या क्या मिला है, हमने मतलब जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिला है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट वायलेटिंग एनी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अब जो ड्यू प्रोसेस लॉ है और जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। तो हमारे यहाँ क्या लगता है, हमारे लगता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही सुप्रीम है, उसी के पास पावर है। लेकिन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कि हाँ भाई देखेंगे, जो हमने बोल दिया, जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर जो भी वो बोल देगी चाहे वो गलत हो वो सही हो जाएगा, ठीक है, तो वही है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे लॉ के हिसाब से, अगर वो सही चीज़, अगर वो चीज़ सही है तो वो सही है, अगर वो लॉ के हिसाब से गलत है तो वो गलत है, ठीक है। इन अभी वही बोला है इसमें। अच्छा, इन इंडिया पार्लियामेंट हैज़ द पावर, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है किसे, मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, लगभग मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, उसके पास भी एक कंडीशन है कि वो जो भी वो चेंज करेंगे वो रिजोल्यूशन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज में नहीं होना चाहिए, अगर वो उसे तोड़ेगा तो रिजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये बोला गया। अब देखो, इंटीग्रेटेड एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेट का मतलब मैंने पीछे बताया था, इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ। अब देखो जुडिशरी हम कैसे जुड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, सबसे हाई है। अब ऐसा अलग अलग स्टेट हैं, बहुत सारी स्टेट हैं, मैंने 3 स्टेट कोई से भी रैंडमली उठा ली, कोई सी भी हो सकती है, कुछ भी ले लो, यूपी ले लो, उत्तराखंड ले लो, ठीक है, और गुजरात ले लो, ठीक है, तो स्टेट ले लो। हमने ये स्टेट ले ली। अब हर स्टेट के पास अपनी एक हाई कोर्ट होती है, तो हर स्टेट के पास अपनी हाई कोर्ट है, हर स्टेट के पास अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट कोड होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले होती है लोकल कोर्ट जो होती है, ठीक है, लोअर कोर्ट जिन्हें बोलते हैं, तो लोअर कोर्ट हो गई, फिर होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों हाई कोर्ट के अंदर काम करती हैं स्टेट के,
और इन सब का जो बाई बाप होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेटिव, मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्स बोथ द सेंट्रल। अब देखो, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, सिंगल सिस्टम ऑफ फोर्स मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है वो एनफोर्स करता है बोथ द सेंट्रल एंड द लोअर कोर्ट और स्टेट कोर्ट्स को, कि भाई साहब अगर आप कुछ गलत करोगे तो देख लेना। लेकिन ये यूएसए की तरह नहीं है कि भाई क्या, फेडरल लॉ आर एनफोर्स बाय द फेडरल जुडिशरी एंड द स्टेट लॉज आर एनफोर्स बाय द स्टेट जुडिशरी। मतलब कि हर वहाँ पे क्या होता है, हर स्टेट का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, यूएसए में। और नेशन का अपना मतलब कि स्टेट ले लो, कोई सी भी ले लो, स्टेट है कुछ भी ले लो, मैंने एक्स वाई स्टेट ले ली, कोई स्टेट है अमेरिका की, तो जो अमेरिका है ये अमेरिका है, तो इसका जो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अपना एक अलग होगा, और जो नेशन का है वो अलग होगा। तो जो स्टेट होगी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ बताएगी, और जो नेशन होगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ बताएगा, ठीक है, ये होता है वहाँ। मतलब कहने को एक साथ ही है, वैसे है अलग अलग। क्यों ऐसा क्यों हुआ था, देखो जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो क्या हुआ था, तो अमेरिका आज़ाद हुआ था। जब अमेरिका आज़ाद हुआ था भाई उसने सोचा यार ऐसा तो अगर आगे हमारे पास अटैक होता है तो हम तो गए, ख़त्म हो जाएंगे हम तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी स्टेट्स मतलब जितनी भी उस टाइम पे इंडिपेंडेंट वो थी देश थे, उन्हें बोला कि आप सब ना हमारे अंदर आ जाओ, मतलब हमारे साथ आ जाओ। मतलब एक स्टेट ने सुझाव दिया कि हम क्या करते हैं, हम सारी स्टेट एक साथ आ जाती हैं, एक स्टार्ट आ जाती हैं, और हम क्या करेंगे, अपनी थोड़ी थोड़ी पावर ऊपर दे देंगे, किसी एक को दे देंगे और बस वही हमारा देश बन जाएगा। तो ऐसे करके सारे स्टेट्स ने अपनी अपनी एक पावर दे दी, ठीक है, उस वजह से पूरी एक कंट्री बन गई। तो इसलिए यार, लेकिन उसने स्टेट ने बोला कि भाई साहब आप हमारे बीच में हमारे मामले में टांग अड़ा सकते, ठीक है, किसे बोला, ऊपर बोला, सेंटर को बोला कि भाई साहब आप हमारे बीच में नहीं टांग अड़ा सकते, आप करोगे अपना अलग करोगे, ठीक है, लेकिन अगर कोई खतरा आया तो हम पूरा एक हैं, ठीक है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये बोला। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में सेंट्रल है, सेंट्रल के पास पावर है, सेंट्रल सब कुछ जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है कि भाई साहब कोई भी नहीं भाग सकता हमारे से बच के। इंडिया में सब जुड़े हुए हैं, पूरा देश एक है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो आगे, इसके बाद है कुछ, इसके बाद थोड़ा सा है। अब देखें डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या होता है सिंपल बता देता हूँ। देखो डीपीएसपी हमारे 4th पार्ट में लिखा हुआ है, फ्रॉम आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का डिस्कशन हुआ है। एक अलग से चैप्टर है, आने वाले चैप्टर है जिसमें डीपीएसपी एक अलग ही चैप्टर है, डायरेक्ट प्रिंसिपल। देखो इसमें मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें कुछ ऐसे लॉज होते हैं, ठीक है, जो जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो उसे लॉ बनाती है, ठीक है, अगर वो उसमें, ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए लॉ बनाती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी, ठीक है, अगर पार्लियामेंट ऐसा नहीं करेगी, ऐसा लॉ नहीं बनाएगी, तो क्या होगा कि वो एनफोर्सिएबल तो होते नहीं है। मतलब कि आप उसे, अगर आपको उस रूल का या फिर उस लॉ का आपका वायलेशन होता है, ठीक है, उस राइट का वायलेशन होता है, तो उसे लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी में यही होता है, जैसे कि आप फंडामेंटल्स का अगर आपका कोई भी वायलेशन होता है तो आप उसे एनफोर्सिबल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, अगर कोई से आपका फंडामेंट लॉ वायलेट होता है। मगर डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और के लिए ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करे, लोगों को ध्यान में रख के, बेसिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाए, ठीक है। फिर क्या करती है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है उसका रिव्यू करती है, अगर वो ठीक होता है तो सही है, ठीक है, अगर वो गलत निकलता है तो वही पूछती है आपने करा था, ऐसा करा क्यों। अगर उनका लॉजिक लगता है सुप्रीम कोर्ट का, अगर फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो देती है कि भाई साहब हमने इसलिए ऐसे ऐसे करा, क्यों करा, कि भैया हमें ऐसे ऐसे लग रहा था तो हमने ऐसे ऐसे कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट को उनका लॉजिक लगता है ठीक है, तब तो ठीक है, वरना वो जो रेजोल्यूशन वो लेके आए थे, जो नया लॉ वो लेके आए थे, वो उसे वो हटा देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, ख़त्म हो गया, ख़त्म, बाय बाय टाटा। तो ये होता है डीपीएसपी का। एनफोर्सिबल नहीं होती है, स्टेट के लिए बनाई थी। फिर बता देता हूँ, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल वाइल मेकिंग लॉज फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, ठीक है। हालांकि ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, आप मीन्स कि ये इट्स राइट, दीज राइट्स दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, ये आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते अगर आपका मतलब वायोलेशन होता है इन चीज़ का, तो नॉन एनफोर्सिएबल होते हैं ये। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, मतलब कि हमें फंडामेंटल राइट्स तो पता है ना, फंडामेंटल राइट्स तो हमारे क्या हैं वो तो हमें पता है। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं कमेंट में बताना, और कौन सा ऐसा राइट है जो अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो होती हैं कि भाई अब हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक होने के नाते हमारे पास कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं,
हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स बता, हम बेसिक कोई ड्यूटीज़ हैं हमारी अपने देश के प्रति, अपने नेशन के प्रति। क्या? कि हम अपने हमारे राष्ट्र का हमेशा सम्मान करें, ठीक है, हम उसके कोई गलत ना बोले, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो हम देखेंगे अभी। बाय 40 वो उसका लिए अलग चैप्टर है, इसमें खाली मोटा मोटे बताते हैं कि क्या होती है, ठीक है। उसका एक अलग चैप्टर है, पहले डीपीएसपी आएगा, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आएंगे, फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएंगी आपकी, ठीक है। तो वो अलग चैप्टर में बात होगी, अभी हम खाली देखते क्या है। तो देखो टोटल हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हैं 10 ड्यूटीज़ है टोटल फंडामेंटल, जो हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने रिकमेंड करी थी हमें। वेयर एडिड टू पार्ट, जो हमारे एडिड हैं फोर्थ पार्ट में लिखी हुई है ये सारी की सारी। किसके रिकमेंडेशन के द्वारा डाली गई थी फोर्थ पार्ट में? ये डाली गई थी स्वरान सिंह कमेटी के द्वारा, ठीक है। दीज वर एडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान डाली गई थी। क्यों डाली गई थी? देखो जब नेशनल इमरजेंसी लगी तो भाई लोग क्या थे, मतलब कि कोई भी वो नहीं आ रहा था भाई, कोई भी काम में नहीं आ रहा था, कोई बस अपना 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 देख रहे थे सब लोग। तो हमने क्या करा, हमने गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ला दी, अब फोर्थ पार्ट में डाल दिया उसे। चलो ठीक है, अब सबको बता दी कि ऐसे ऐसे बात है। अब तो उसमें क्या होता है कि जैसा कि अगर नेशनल इमरजेंसी आती है तो देश के नागरिक भी, अगर देश को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो जा सकते हैं, ठीक है। तो वो किसी बिना हिचक हिचक के अपने नेशनल डिफेंस की मदद करने जा सकते हैं। जैसे कि इसराइल में आपने देखा ही था अभी हाल फिलहाल में, जो वहाँ के लोग थे, जहाँ के सिटीजन थे, वो उन्होंने भी हथियार उठा लिए थे, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर हमारे देश पे कोई खतरा आता है तो हम वो करेंगे ही करेंगे बिना किसी क्वेश्चन के, ठीक है। अच्छा, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी, मुझे इसका टाइम पीरियड तो ये है, लेकिन क्यों लगी थी वो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि पहले जो हमारी जो ओरिजिनली ओरिजिनली जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो थी हमारी 10, लेकिन एक 86 अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ड्यूटी और ऐड कर देता है, ठीक है। टोटल हमारी ड्यूटी हो जाती है 11। अब जो हमारी ये पार्ट 4A कंसिस्ट आर्टिकल 51A दैट स्पेसिफाई द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ये हमारे किस में लिखी हुई है 11th फंडामेंटल ड्यूटी? 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पार्ट 4 के ए में, इसमें आर्टिकल है 51A, उसमें लिखी गई है 11th वाली, ठीक है। और ये भी नॉन जस्टिशिएबल होता है भाई, अगर आपने नहीं करा तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन वो अपने ऊपर ही बात होती है कि भाई हाँ ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेक्युलर स्टेट, अभी सेक्युलर स्टेट का मैंने पीछे मतलब बताया था, तो आप मुझे कमेंट में बताना सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है। वैसे सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि किसी एक भी कल्चर या धर्म को रिप्रेजेंट ना करना। मतलब कि जैसे कि अब हमारा पाकिस्तान है, हमारा क्या है, हमारा ही था वैसे, तो हो गया ख़त्म जो भी था, ठीक है। तो जो पाकिस्तान है वो क्या है, एक सेक्युलर स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक मुस्लिम, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने नेशन को डिक्लेयर करवाया, वो उन्होंने मुस्लिम नेशन डिक्लेयर करवाया है। लेकिन जो सेक्युलर स्टेट है, हमारी इंडिया जो है सेक्युलर स्टेट है, मतलब कि यहाँ पे हर धर्म के लोग एक समान है, ठीक है, सभी इक्वल है यहाँ पर, कोई ना ज़्यादा छोटा ना कोई ज़्यादा बड़ा, ठीक है। मीन्स ट्रीट्स ऑल सिटीजन इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन और बिलीव्स, ठीक है। मतलब कि किसी के धर्म को देखते हुए हम उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, ठीक है। अवर आवर कंट्री डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान के पास है ना कि भाई हमारे तो जो कंट्री है वो इस्लामिक है, यहाँ पे सारे इस्लामिक ही वो करेंगे, मेजॉरिटी में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अब देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि 18+ से 18 मतलब जो 18 साल के जो लोग होते हैं या फिर 18+ के जो लोग होते हैं उनको राइट टू वोट है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, किसी भी कास्ट से आ रहा हो, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, कुछ नहीं, अगर वो 18+ है या फिर 18 है तो वो वोट दे सकता है, राइट टू वोट होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राइट टू वोट टू 18+ इक्वली वॉज इनेक्टेड, उसकी जो वोट की वैल्यू होगी वो भी इक्वल है। ये नहीं कि भाई अगर वो एक इंसान है 54 साल का, उसने एक वोट दिया तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, सबके वोट की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। द 61th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, उसके तहत ये लाया गया था। 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत ये लाया गया था इन 1989 में, ठीक है। फ्रॉम 21 ईयर्स टू, जिसमें क्या कर दिया गया था, पहले 21 साल थी और उसे घटा के कर दी गई थी 18 साल, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भेदभाव के। चलो तो आगे देखते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि जितने भी यहाँ पे भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। मतलब कि
जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के पास क्या है कि अमेरिका के पास तो एक तो स्टेट की सिटीजनशिप होनी चाहिए और दूसरी बात अमेरिका की भी सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो अमेरिका के लोगों के पास दो सिटीजनशिप होती हैं, कि स्टेट की जहाँ से वो बिलोंग करते हैं और अपने नेशन की, अपने देश की, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है भाई। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके पास भारत की वो होनी चाहिए, ठीक है, कि आप भारत के नागरिक हो, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तो बस सिंगल सिटीजनशिप है। दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल, चाहे वो फेडरल है, मतलब कि फेडरल मतलब कि जो सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड है। हालांकि जो हमारा इंडियन है, इंडियन पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है फेडरल और स्टेट में डिवाइड है, लेकिन हमें खाली इंडियन एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप ही चाहिए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल सिटीजनशिप ही चाहिए, ठीक है। पॉलिटी मतलब कि सेंट्रल एंड स्टेट, इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजन दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, अनलाइक यूएसए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया यूएसए में। अब देखो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, आज़ाद हैं, कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ये देखो, ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, तो ये सब क्या है, ये ऑर्गन है बॉडी के, ठीक है। ये हमारे गवर्नमेंट के क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव वो क्या काम करती है, जितनी भी मिनिस्टर्स बॉडी हो गई, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, जितना भी उसे लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, वो होते हैं हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, वो करती है लॉ बनाती है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ पे लॉ बनाती है, ठीक है, और लॉ में अमेंडमेंट करती है, चेंज लाती है। अब जुडिशरी जो करती है वो क्या करती है, रिव्यू करती है, ठीक है, कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है, जो भी गलत हो रहा है उसे देखें, उसकी सुनवाई करें, ठीक है, सही को सही बताएं, गलत को गलत बताएं, ये होता है। सॉल्व द इशू बिटवीन, और ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच के इशू को भी रिजॉल्व करती है। कभी कभी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और रिजोल्यूशन आपस में लड़ने लगते हैं कि भाई आपने लॉ बनाते थे, हम तो इसे इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, तो बिल्कुल बेकार है। तो इसका जो बीच का जो इशू होता है, तो वो हमारी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करवाती है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, यहीं तक था चैप्टर। ओके, थैंक यू।